हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंडीड आईएएस। तो आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू 4 दिसंबर 2023 का। तो इसमें देखते हैं आंध्र प्रदेश ब्रेसेस फॉर हेवी रेनफॉल एज मिचाउंग इंटेंसिफाइज। तो इसमें देखते हैं ये मिचाउंग क्या है, और ये जो साइक्लोन मिचाउंग है has intensifies in its move across the southwest bay of Bengal and likely to make landfall on the Andhra Pradesh coast between Nellore and or Machilipatnam on Tuesday morning as a severe cyclone storm with maximum sustained wind speed 90 किलोमीटर पर आवर टू 100 किलोमीटर पर आवर। और ये बोला जा रहा है कि ये जो आंध्र प्रदेश में ये जो मछलीपट्टनम की जो जगह है वहां पे एक हेवी स्टॉर्म देखा गया है आंध्र प्रदेश में। तो चलिए देखते हैं ये मछलीपट्टनम कहाँ है। तो ये अभी साथ के साथ जो स्टेट आएगा, जो भी टर्म आएगा और जो भी कंट्रीज आएंगी, हम साथ के साथ उसका मैप भी देख लेंगे ताकि हम लोग का जो मैप है उसका भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो देखते हैं ये मछलीपट्टनम कहाँ है, और यहाँ पे नेल्लोर एंड मछलीपट्टनम वहाँ पे ज्यादा स्टॉर्म का वो खतरा है, तो इसीलिए वहां का जिक्र किया जा रहा है। तो हम लोग आंध्र प्रदेश के मैप में देखते हैं कि ये मछलीपट्टनम कहाँ है। तो मछलीपट्टनम ये हम लोग ये आंध्र प्रदेश का मैप है, तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये रहा मछलीपट्टनम इस जगह पे, और जैसे यहाँ पे ये जो और यहाँ पे ये नेल्लोर वाला एरिया हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे गुदुर भी है और वेंकटगिरी भी है, तिरुपति भी है। तो ये सारा, और यहाँ से जो है ये गोदावरी नदी निकलती है, और फिर ये विशाखापट्टनम, और जो भी अभी यहाँ पे टर्म आएगा वो हम लोग इस मैप में देख लेंगे ताकि हम लोग का मैप का भी जो रिवीजन है वो साथ के साथ चलते रहे। और फिर देखते हैं कि गस्टिंग टू 110 किलोमीटर पर आवर, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी said on Sunday a red alert has been issued in parts of Tamil Nadu, Chennai और तिरुवल्लुर, कांचीपुरम एंड चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट which are expected to be lashed by a heavy downpour over the next 2 days। और ये सारी जो जगह है वहां पे भी रेड अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे भी बहुत खतरा है डिजास्टर होने का, इसीलिए। और ये जो हैवी रेनफॉल है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये जो आंध्र प्रदेश का में यानम में एंड Rayalaseema, and a storm surge of more than a meter above the tide is likely to inundate state southern coastal district at the time of landfall। ये जो है, और ये सारी जो जगह है वहां पे भी ये जो लैंडफॉल होने की संभावना है और यहाँ पे भी खतरा है। अब देखते हैं ये पीएम ने, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका क्या कहना है। और फिर पीएम टेक्स स्टॉक जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो जगन मोहन रेड्डी है वहां पे, वो संडे को उन्होंने बात की और उन्होंने बोला क्या कि सारे जगह को रेस्क्यू करवा देना चाहिए और जो उनको पहले से ही रिलीफ प्रोवाइड करवाना चाहिए और रिलीफ प्रिपरेशन करवाना चाहिए। एंड अश्योर्ड हिम द यूनियन गवर्नमेंट सपोर्ट, और ये भी दिलासा दिया कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करेगी और जो भी अफेक्टेड स्टेट है उनके साथ ये डिजास्टर रिस्पांस टीम जो है वो साथ मिलकर रिलीफ कैंप और इवैक्यूएशन में हेल्प करेगी। और जो फिशरमैन है उनको भी वार्न कर दिया गया है और पहले से ये प्रिपेयर कर दिया है कि वो सी से दूर रहे। और जितने भी स्कूल है और ये जो पैडी हार्वेस्ट है उनको भी ये प्रोटेक्ट कर दिया गया है पहले से, और ट्रेन भी कैंसिल कर दी गई है एंड स्कूल भी बंद कर दिया गया है। और देखते हैं ये जो कोस्ट है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है जैसे नेल्लोर हो गया, तिरुपति हो गया, और प्रकाशम हो गया, और बापतला, गुंटूर, कृष्णा एंड वेस्ट गोदावरी, ये भी है ना बहुत डैमेज फेस कर सकती हैं इस स्टॉर्म के कारण। और ये जो 1.15 मीटर है जो एस्ट्रोनॉमिकल टाइड ऑन ट्यूसडे, तो ये जो है उसमें एक एस्ट्रोनॉमिकल टाइड आने की भी संभावना है 1.15 किलोमीटर। अब ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट है ये हमने देख ली है पहले से, और अभी फिर देख लेते हैं ताकि हमारे माइंड में बैठ जाए। ये जो नेल्लोर है और ये गुंटूर है, वेंकटगिरी है, तिरुपति है, और ये जो मछलीपट्टनम है, और ये बाकी, और यहाँ पे ये गुंटूर हो गया, और ये गुदूर है, और तो ये सारा, और ये बापतला, फिर ये अमरावती है, फिर वो पलनाडु,
तो ये सारी जो जगह है ना, ये अभी से ही हम लोग जो भी जो स्टेट है या जो भी कंट्री है न्यूज़ में आती रहेगी, हम उसका साथ के साथ मैप का रिवीजन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि हमारे माइंड में एकदम अच्छे तरीके से मैप बैठ जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैप बेसिंग आते हैं, तो आजकल जो ज्योग्राफी में या इंटरनेशनल रिलेशन में ये मैप से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और फिर जो अदर जो स्टेट एग्जाम होते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया और यूपी पीसीएस हो गया, तो ये सारे में भी मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है। और जो हमारा जो यूपीएससी में जो हम लोग मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, तो जो भी कंट्री का अगर हम लोग जो आंसर लिखते हैं, तो साथ के साथ उसका मैप बनाने से भी हमें अच्छा मार्क्स मिलता है। तो हम लोग वो भी तो उससे भी हमारा जो रिवीजन अच्छा हो जाएगा। अब ये देखते हैं, Mr. Reddy directed official take all possible efforts minimize the loss of life and property due to cyclone। और उन्होंने पहले से ही प्रिपरेशन कर ली है ताकि जो है ना लॉस कम से कम हो, और जो नॉर्मल पीपल्स है, जो कॉमन पीपल्स है, उनकी लाइफ में भी कम इफेक्ट पहुंचे और उनकी लाइफ भी खतरे में ना पहुंचे। और ये जो है फुल प्रूफ रिलीफ एंड रेस्क्यू मेजर्स भी लिया जा रहा है। और सारे लोगों को जिनको रेस्क्यू करवाया जाएगा, उनको वाटर, फूड और जो भी नेसेसरी मेडिसिन है, वो उनके रिलीफ कैंप में पहुंचा दिया जाएगा या फिर सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जो स्टेलिन होल्ड से रिव्यू, इनका क्या रिव्यू है, जो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन, उन्होंने इमरजेंसी वाले जगह पे विजिट किया है और एक ऑपरेशन सेंटर बनाया है इन चेन्नई, और चेन्नई में उन्होंने एक ऑपरेशन सेंटर बनाया है। और ये उन्होंने रिव्यू किया है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया है कि जो अभी डिजास्टर हुआ नहीं है, लेकिन उसी से उससे पहले ही वो सारे मेजर्स ले रहे हैं कि किसी के भी जो लाइफ और प्रॉपर्टी का कोई थ्रेट ना पहुंचे। A total of 685 individuals have been evacuated to 11 relief camp in Chennai, चेंगलपट्टू, चेन्नई और कांचीपुरम एंड तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट। और ये सारे जगह पे एक इतना कैंप बनाया गया है और इतने सारे जो पीपल्स हैं उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है। और ओवर द personnel from the state and national disaster response force have been rushed चेंगलपट्टू, चेन्नई और कुदलोर, कांचीपुरम और मई लट्टूथुरई और नागलपट्टू, तिरुवल्लुर और विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी जगह पे अभी ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है ना, बढ़ा दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे आर्टिकल्स पे। तो हम लोग ये आर्टिकल जो एडिटोरियल का आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे, इंडिया डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड पावर ऑफ बाई। ये जो पावर ऑफ बाई है वो क्या है, और इसके बारे में जो डिसेबिलिटी है वो कैसे आती है, इसका क्या क्या टाइप है और कितने पीपल सफर कर रहे हैं इस डिसेबिलिटी से, वो देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो एडिटोरियल में हम लोग अभी वो कवर करेंगे। और मैंने पर्सन विथ डिसेबिलिटी के से एक अलग से आज ही एक वीडियो पहले से ही बना के डाल दिया है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि ये जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है, इसमें मेल कितना सफर कर रहे हैं, फीमेल कितना सफर कर रही है, किसका कितना पॉपुलेशन है और किनके पास कौन एम्प्लॉयड है और कौन एम्प्लॉयड नहीं है। तो आप वहां पे भी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं इसको, डिसेबिलिटी एज एन आइडेंटिफाई एंड एंटिटी एग्जिस्ट एट इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज। तो ये जो है, ये जो मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज है उसकी वजह से भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई डिसेबल है तो वो हाथ पैर से ही डिसेबल हो, वही एक डिसेबिलिटी नहीं है। बहुत तरीके की डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे कि सोशल, economic, gender with each other requiring careful consideration with conceptualizing action for equity। और ये जो है ना, या तो सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है और जो जेंडर बेस्ड भी हो सकता है। तो इन सब में हमें इक्वलिटी लाने की जरूरत है। अब ग्लोबली 1.3 बिलियन पीपल, जो इक्विवेलेंट है नियरली इंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो ये लिव विद डिसेबिलिटी, और ये है ना डिसेबिलिटी के साथ रहते हैं, और जिनमें से 80% लिव इन डेवलपिंग कंट्रीज, और 80% तो डेवलपिंग कंट्रीज में ही है, और जो बाकी के जो 70% ऑफ देम लिव इन रूरल एरियाज, और उस 80% में भी जो 70% है वो रूरल एरियाज में रहते हैं। और जैसे कि, और ये जो है ना पीपल विद डिसेबिलिटी,
or resulting in them experiencing higher instances poverty, lack of access to education and opportunity, informality and other forms of social and economic discrimination. और जो रूरल में भी है तो वहाँ क्या है कि गरीबी ज़्यादा है और फिर एजुकेशन नहीं है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों की भी जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उन सब की भी कमी है, और जो अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होता है और वो अलग से, तो ये सारी चीज़ें भी वो फेस करते हैं। और अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी ये जो है ना 4 वर्ड जो यूज़ किया जाता है, इज़ पर्सन इज़ रिसीविंग समथिंग, उनके लिए कि वो कोई भी पर्सन जो कुछ पाता है उनके लिए, एंड बाई इज़ टू आइडेंटिफाई द एजेंट परफॉर्मिंग एन एक्शन, और ये जो है बाई है वो जो परफॉर्म करता है, कोई एक्शन परफॉर्म करता है उनके लिए। द डिफरेंस इज क्रूशियल व्हेन इट कम्स विद डिसेबिलिटी इंक्लूजन, और and the approach is completely different if it is by person with disability being a part of process and not for them और विदाउट इन देम इन द प्रोसेस। अब ये जो बोल रहे हैं क्या, ये जो इंग्लिश डिक्शनरी में बोला गया है कि ये जो 4 है जो रिसीव करते हैं उनके लिए है, और जो ये जो बाय टर्म जो यूज किया गया है वो उनके लिए जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो डिसेबल पर्सन है वो तो खुद ही डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पे। तो ये जो 4 टर्म उनके लिए यूज़ किया जाएगा तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि जो नहीं सॉरी बाय, ये जो बाय टर्म है जो एक्शन परफॉर्मेंस करने के लिए होता है, तो क्या ये जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए जो बाय टर्म यूज़ किया जा रहा है क्या वो सही है? क्योंकि जो डिसेबल है वो तो खुद ही डिपेंडेंट है लोगों पे, और ये जो एक्शन करने का ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो इंग्लिश डिक्शनरी में जो बोला गया है और जो एक्चुअल में होता है ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब देखते हैं कि ए केस फॉर इंक्लूजन क्या है। Person with disability into the economy can help boost global GDP between 3% to 10% as per study by International Labour Organization। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जितने भी डिसेबल पर्सन है अगर उनको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए और एम्पावर्ड किया जाए तो हमारे जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 3% से 7% तक इंक्रीज कर सकता है। अब देखते हैं एवरीवन हैज द राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज एट वर्क एगोनिस्टिक ऑफ एनी एटीट्यूड एट्रीब्यूट्स अदर देन एबिलिटी टू डू द जॉब द रियलिटी हाउ एवर इज मिक्सड। और ये जो है सारे पर्सन जो है जो भी डिसेबल पर्सन है उनको उनके पास ये राइट है कि उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिले, अपॉर्चुनिटी मिले उनके काम पे, और जितने भी उनको रिकॉग्निशन है या जॉब है उनको भी इक्वल मिले। तो ये तो होता तो है लेकिन ये मिक्स्ड है, मतलब ये कहीं-कहीं पे तो इक्वलिटी मिलती है और कहीं-कहीं पे नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो जॉब है उसमें पहले से ही मेंशन होता है कि वो जो डिसेबल पर्सन है उनको नहीं लिया जाएगा। जैसे कि अगर बात करते हैं कि एनडीए में और ये सारे में, तो अगर थोड़ी-सी भी कुछ भी डिसेबिलिटी हुई तो फिर उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, और जैसे यूपीएससी में है कि जो भी डिसेबल पर्सन है या फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब देखते हैं आगे क्या है। द करेंट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इज लिमिटेड, प्रोवाइडिंग फ्यूअर जॉब्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड perpetuating stereotypes that create further better barrier for people with disability to access the labor market। और ये जो है अभी क्या है कि अभी भी बहुत सारा बैरियर है उनके लिए कि कहीं-कहीं पे तो उनको डिसेबिलिटी को सपोर्ट किया जाता है, उनको काम दिया जाता है, और बहुत सारी जगह पे अभी उन्हें काम नहीं दिया जाता। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है, और ये हर इंडिविजुअल के ह्यूमन राइट के लिए काम करता है कि सिर्फ पर्सन वो जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए ही नहीं, जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए भी जो है ना ह्यूमन राइट का काम करता है, और दैट एडवोकेट्स चेंजिंग एटीट्यूड एंड परसेप्शन टुवर्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड व्यूइंग इंक्लूजन फ्रॉम सोशल डेवलपमेंट डायमेंशन। तो वो क्या कहते हैं कि अभी जो है ना ज़रूरत है कि जो डिसेबल पर्सन है उनके टुवर्ड्स है ना अपना जो नज़रिया है वो चेंज करने का, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर वो जो जॉब अगर करते हैं या उनका ग्रोथ होता है तो जीडीपी का भी ग्रोथ होगा 3 to 7%। और ग्रेटर चैलेंज क्या है रूरल एरिया में जो लोग डिसेबल पर्सन है उनके लिए,
In India, central and state government has various schemes for persons with disabilities and a unique ID for persons with disabilities card. और ये तो है ना, बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए हैं, और जो यूनिक आईडी भी बनाया गया है डिसेबल के लिए, उसी को यूडीआईडी कार्ड बोला जाता है। और ये जो इस्टेब्लिश्ड किया गया है पार्ट ऑफ राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत। और इसमें स्टेप्स क्या लिया गया है कि ये अवेयरनेस ये करवाएंगे, और कनेक्टिविटी कराएंगे, और बेनिफिट एनुमरेटेड फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज बाय द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ना अवेयरनेस प्रोवाइड करवाने का काम किया जाएगा, और पीपल को जो भी डिसेबल पर्सन है उन्हें उनसे कनेक्टिविटी बैठाने का काम किया जाएगा। और ये कौन करेगा? और जितने भी जो एनजीओ के लोग हैं, जितने भी जो सोशल वर्कर करते हैं, या फिर जो आंगनवाड़ी में वेमेन है, तो ये सारे लोग जो है वो कनेक्टिविटी बैठाएंगी, और जो भी रूरल में भी जो भी डिसेबल पर्सन है उनको भी एम्पावर करेंगी। तो अब देखते हैं क्या है ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कॉमनली लीडर हु कैन एडवोकेट फॉर दिस एट ग्रास रूट लेवल। तो ये ग्रास रूट लेवल पे जो भी है, जो नीचे के तबके के लोग हैं, या फिर जो आउटस्कर्ट में भी डिसेबल पर्सन रहते हैं, तो उनके भी जो है ना कम्युनिटी को बढ़ाने का काम करेंगे, और कम्युनिटी बेस्ड काम करेंगे, मतलब ग्रुप में। और क्योंकि जो डिसेबल्स लोग हैं उनके लिए लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट है, और वो भी जो रूरल में रहते हैं उनके लिए। और उसके लिए हमें क्या, ये जो कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी और प्रोग्रेस कैसे होगा डिसेबल का, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। रूरल एरियाज आल्सो हैव हायर एग्रीकल्चर डिपेंडेंस एंड फेस द heightened risk of climate calamities arising from rising sea level, reduced access to clean water and food, hurricanes, heat waves and floods। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों का भी खतरा है कि फ्लड आ जाना, साइक्लोन आ जाना, फिर वहाँ पे एजुकेशन की कमी, और फिर वहाँ पे जो जो बेसिक नीड्स की, हमारी जो डेली बेसिक नीड्स है, उन सारी चीज़ों की भी जो अप्लायंसेस है, या फिर उन सारी चीज़ें भी एप्लीकेबल नहीं हो पाती, या फिर जो वहाँ पे है ना जो ज़रूरत का चीज़ है वो भी प्रोवाइड नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें भी दिक्कत है। अब देखते हैं द प्राइवेट सेक्टर होल्ड ए की इन प्रोमोटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एडिशनल टू ए रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क एक्सपीरियंस shows the importance of engaging the private sector and building the confidence of companies to hire and retain work with disability। तो ये बोला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को भी है ना, वो उनको प्रमोट करना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए जो भी डिसेबल पर्सन है उनको, क्योंकि उससे क्या होगा, एक रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क, और वो लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे जो और जानेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में अगर डिसेबल लोग का एंगेजमेंट होता है तो उससे भी हम उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जो कंपनी जो हायर करती हैं उनका भी ग्रोथ होगा। क्योंकि अभी जो देखा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर वो कितना फॉर्मल होते हैं, वो कितना स्ट्रिक्ट होते हैं काम के टुवर्ड्स, क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है वो कैपिटलिज्म की तरह होता है कि अपनी वो कैपिटल को कैसे इन्हांसमेंट करना है, और इसीलिए वो लोग ज़्यादातर जो डिसेबल पर्सन है उनको प्रेफ़रेंस नहीं देते हैं। और देखते हैं आगे क्या है? Additionally, engagement of employers federation including those representing small and medium size enterprises, और इन सारे जगह पे भी उनका engagement होना चाहिए जो डिसेबल पर्सन है उनका, और साथ के साथ जो ट्रेड यूनियंस है उसमें भी। और इससे क्या होगा, ग्रेट पोटेंशियल टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो उनका जो पोटेंशियल है और वो भी बढ़ेगा जो डिसेबल पर्सन है, और उनका जो जो ग्रोथ है और एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। और इसके लिए एक स्पार्क प्रोजेक्ट भी लाया गया है, और देखते हैं कि कौन लाया है ये और ये कैसे काम क्या करता है। ये जो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद द वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन महाराष्ट्र आर इम्प्लीमेंटिंग द स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन स्पार्क प्रोजेक्ट। तो ये सारे मिलके ये स्पार्क प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और ये जो है, और ये जो प्रोजेक्ट है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज पुट इन द लीड बीइंग आइडेंटिफाइड फ्रॉम विलेज एंड ट्रेंड एज डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर। तो ये और ये जो है ना डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर, कहने का मतलब
उस तरह से उनको ट्रेन किया जाएगा कि अगर कोई डिसेबल भी है, जैसे अगर मानते हैं कि उनका अगर हाथ-पैर काम नहीं करता है या पैरालाइज़्ड है, तो उनको इस तरह से ट्रेन किया जाएगा कि वो अपने जो माइंड से है या वोकली, और अगर उनका आईसाइट अच्छा है तो उससे भी अच्छे से वो काम कर सकें। कोई ये हेल्पर की तरह उनको इतना स्किलफुल बना दिया जाएगा कि वो अच्छे से अपना जो है एम्प्लॉयमेंट में या वर्क में अच्छे से अपना पूरा 100% एनकरेजमेंट दे पाएँ और उनका जो है वर्क प्रोफाइल भी बढ़े। तो आगे देखते हैं। ये जो डीआईएफ है, इंगेज विद कम्युनिटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी, और ये डीआईएफ क्या करता है कि ये इंगेजमेंट बढ़ाता है उनसे जो पर्सन डिसेबल है उनके साथ, और केयर गिवर्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और जो जो डिसेबल पर्सन को केयर प्रोवाइड करते हैं उनसे, वेमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड बैरियर्स टू इंक्लूजन। अब ये जो वेमेन है जो ये जो केयर प्रोवाइड करने का काम करती हैं, या फिर और भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं जो डिसेबल पर्सन को ये जो प्रोवाइड किया जाना चाहिए उनको केयर, उनको एजुकेशन देने का, या जो भी फैसिलिटीज हैं तो वो देने का। तो इससे क्या होता है ना कि एक हमारा जो बैरियर है उनके इंक्लूजन में या फिर उनके प्रोग्रेस में वो खत्म हो जाता है। तो अब देखते हैं, द डीआईएफ आइडेंटिफाई women with disabilities and mainstream them in existing self-help groups for social and economic development, where the women have been able to access funds टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज। और ये कह रहे हैं क्या कि जो वेमेन को भी, जो वेमेन डिसेबल है उनको वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो वेमेन है वो खुद का फंड इंक्रीज कर सके और अपना एक एंटरप्राइज खड़ा कर सके। अब ये देखते हैं, ये जो स्पार्क प्रोजेक्ट है हैज बीन एबल टू ब्रिंग एंड एटीट्यूडिनल शिफ्ट टुवर्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटी राइट फ्रॉम द सोसाइटल टू एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। और ये जो स्पार्क प्रोजेक्ट है ये क्या काम कर रहा है कि जो पर्सन विद डिसेबल हैं उनके एटीट्यूडिनल शिफ्ट करवा रहा है। जो उनका पहले एटीट्यूड था कि वो अपने आप को वल्नरेबल मानते थे, कि उनको कुछ बेसिक नीड्स की का वो जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती थी, तो ये जो है वो सोसाइटल नीड्स तो उनको मिल ही रहा है, मतलब कि एजुकेशन, हेल्थ एंड जो बेसिक जो नीड्स है वो पूरा हो रहा है, और उनके साथ-साथ उनका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे कि अगर कोई अभी रिसेंट ही जो किसी ये जो एक, मैं अभी नाम भूल रही हूँ, लेकिन वो अभी आईएएस ऑफिसर बने हैं कि एक एक्सीडेंट में उनका हाथ पैर कट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत की और उनको प्रॉपर एजुकेशन मिला, गाइड मिला, तो वो आज आईएएस ऑफिसर बन गए। तो उसी तरह से बहुत सारे जो डिसेबल है, जो नॉलेजेबल है, जिनके पास पोटेंशियल है, लेकिन अपनी इस डिसेबिलिटी के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो स्पार्क प्रोजेक्ट है वो उनका जो है वो सोसाइटल लेवल पे तो इंक्रीमेंट करवाएगा ही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। और अब इसका गोल क्या है वो देखते हैं। तो गोल है, द गोल ऑफ सोशल जस्टिस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट द इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और ये जो गोल है हमारा सोशल जस्टिस का, वो तब तक अचीव नहीं हो पाएगा जब तक कि ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, जो सारे जो डेवलपमेंट का जो स्फीयर है उन सारे जगह पे वो पहुंच नहीं जाए तब तक। जैसे ऑल स्फीयर ऑफ डेवलपमेंट स्टार्टिंग विद रूरल एरियाज एंड रूरल रिलायंसेज, तो ये सारी जगह पे भी जो स्पार्क प्रोजेक्ट का पहुंचने का गोल है। तो एविडेंस शोज ए बाई डायरेक्शनल लिंक टू पॉवर्टी, न्यूट्रिशन एंड हंगर। तो ये जो है, ये जो बाई डायरेक्शनल लिंक क्यों बोल रहे हैं, पॉवर्टी, न्यूट्रिशन और हंगर, तो ये जो है कि जब मतलब कि अगर कोई पॉवर्टी है, अगर कोई गरीब बच्चा है, तो वो अगर कोई गरीब है तो वो न्यूट्रिशन नहीं ले सकता, या तो वो खाना लेगा तो न्यूट्रिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए उसको बाई डायरेक्शनल बोल रहे हैं। एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस, और इसका नतीजा ये होता है क्या कि देयर इज ए नीड टू बी मोर इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। और इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा जो है इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट लाने की ज़रूरत है रूरल एरियाज में स्पेशली, given the historic marginalization of persons with disabilities and the backsliding of the progress on the sustainable development goals. A fundamental shift in commitment, solidarity, finance,
financing and action is critical. It is about time that voices and needs of person with disability is prioritized at the center of global development agenda. तो ये बोला जा रहा है क्या कि अभी जरूरत है कि इनको जो पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज है उन पे फोकस करने की, और उनके जो वॉइस है वो सारे जगह पहुंचाने की, क्योंकि अगर वो लोग जो डिसेबल पर्सन है, क्योंकि बहुत सारे डिसेबल जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कितने सारे जो रूरल एरियाज में ही 80% डेवलपिंग कंट्री में है, और उसमें भी जो 70% है वो रूरल कंट्री में रूरल जगह पे है। तो इसीलिए उनको डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे एक टर्म आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो हम लोग देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, कौन कौन सा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है कितने हैं और क्या क्या काम करता है। जैसे कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 17 है, और जैसे कि पहला नो पॉवर्टी, तो ये हमें यहाँ पे पॉवर्टी खत्म कर देना है, ये टारगेट है। और जीरो हंगर, तो यहाँ पे क्या है कि हंगर को खत्म कर देना है, बिल्कुल ये जो भुखमरी होती है उसको खत्म कर देना है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, कि जितने भी जो हेल्थ से रिलेटेड और उनके वेलबींग से रिलेटेड जो भी चीजें प्रोवाइड करनी है वो सबको प्रोवाइड किया जाएगा। और गुड और क्वालिटी एजुकेशन, तो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और सिर्फ एजुकेशन वो क्या है, नाम के लिए डिग्री नहीं प्रोवाइड की जाएगी, उन सबको एजेंडा है कि स्किलफुल बनाने का, कि वो लोग स्किलफुली डेवलप कर सके, जो क्वालिटी एजुकेशन मिले सबको। फिर जेंडर इक्वालिटी, तो सबको जेंडर इक्वालिटी, जो मेल फीमेल या फिर अभी है कि जो ट्रांसजेंडर है उनको भी रिकॉग्निशन मिल रहा है। और अभी जस्ट हम लोग वो डिस्कस किए कि जो डिसेबल पर्सन है उनको भी इक्वालिटी की बात की जा रही है, कि उनको भी जो नॉर्मल पीपल है उनसे या जॉब में हो या बेसिक नीड्स हो या एजुकेशन हो, हर चीज में इक्वलिटी प्रोवाइड करने की बात की गई है। फिर देखते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, कि जो हमारा पानी है या फिर इन सबको क्लीन करने का, क्योंकि उसके वजह से भी बहुत डिजीज होता है। जो जितने भी वाटर बॉर्न डिजीज हैं, जो पानी से है ना डिजीज या इन्फेक्शन लगता है, तो उसके वजह से बहुत सारे जो अदर जो डिजीज वो फैलते हैं, तो उसको भी रोकना है। फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो ये जो क्लीन एनर्जी जितने भी है और अफोर्डेबल होने चाहिए, जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, तो ये सारी चीजें ना क्लीन एनर्जी में आती हैं। और ये डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि कैसे डिसेंट वर्क मिलना चाहिए और उसके वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ना चाहिए। फिर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडस्ट्री इनोवेशन में और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हर कंट्री का इंक्लूजन होना चाहिए और प्रोग्रेस होना चाहिए। जैसे अभी ये जो इनोवेशन में ये जो यूनिकॉर्न जितने भी कंपनीज है वो बहुत हाईली डेवलप कर रही हैं। जैसे कि एक आपने देखा भी होगा कि एक सीरीज भी चल रहा है शार्क टैंक का, तो उसमें जो भी है इनोवेशन की बात करते हैं वो लोग, और उसके लिए वो लोग फंड भी प्रोवाइड करवाते हैं, और बहुत सारे जो स्टार्टअप कंपनीज है वो भी खुल रही है और बढ़ भी रही है। तो ये सारा है ना इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, और जैसे कि और जो भी है, जो अगर बोलते हैं कि ये जो है ना रिच बिकम रिचर और पुअर बिकम पुअरर, तो ये जो इनइक्वालिटीज जो एक जो गैप बनता चला जा रहा है, तो उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है। और ये जो है ना सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो ये बोला जा रहा है कि हर सिटी को सस्टेनेबल बनाना है, ताकि वहाँ सारी चीजें और सारी फैसिलिटीज वहाँ पे मुहैया करवाया जाए और सारी चीजें प्रोवाइड की जाए। और ये कम्युनिटीज को भी डेवलप करने की बात की जा रही है। रेस्पॉन्स कंपल्शन एंड प्रोडक्शन, और ये कंजम्पशन जो भी हम लोग करते हैं, चाहे वो गुड्स हो, अप्लायंसेस हो, या बेसिक नीड्स की हो, या मेडिसिन हो, या क्लोथिंग हो, तो ये सारी चीजें में ये रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होना चाहिए और प्रोडक्शन भी होना चाहिए, ताकि उससे इन्वायरमेंट का जो साइकिल है वो खराब ना हो। क्योंकि और ये जो क्लाइमेट एक्शन है वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि हम लोग जो है ना क्लाइमेट और इन्वायरमेंट जो फ्रेंडली है वो सारा कुछ करें, जिससे इन्वायरमेंट डैमेज ना हो। फिर लाइफ बिलो वाटर, जो भी लाइफ जो है वाटर के नीचे, जैसे कि शार्क हो गए या फिर फिश हो गए, वेल हो गए, या और भी जितने भी जो एनिमल्स है,
तो वो सारी चीज़ें अभी जैसे कि बहुत सारा जो है प्लास्टिक यूज़ किया जाता है और जितने भी है जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो जो गंदा पानी है वो डंप कर देती हैं नदी में, रिवर हो गए, पॉन्ड हो गए या फिर सी में, तो उसके कारण जो लाइफ बिलो वाटर है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। या फिर जो फैक्ट्री से जितने केमिकल वाले जो पानी है, तो उससे भी बहुत दिक्कत होता है। तो आपने देखा होगा कि ये जो लाइफ बिलो वाटर है, तो जो अल्गल ब्लूम है, वो आ जाते हैं। अगर ग्रीन शीट एक तरह से एल्गी पूरा एक लेयर बना लेता है वाटर पे, तो उससे क्या होता है कि ये जो लाइफ बिलो वाटर है, तो उससे वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती, तो उससे उनको वो डेथ कर जाती हैं। या फिर अभी जितने भी एनिमल्स या फिर जो फिशेज़ हैं या बहुत सारे, तो उनके जैसे प्लास्टिक अंदर चला गया, वो सांस नहीं ले पा रही है वहां पे, और पानी गंदा होने की वजह से वो पॉइज़न फैल जाता है, तो उनका जो लाइफ है वो भी थ्रेटन हो रहा है। अब देखते हैं नो लाइफ ऑन लैंड। तो ये ऐसा कुछ, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो 14 में हमने पढ़ी, तो ये जो 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, गोल्स है, तो उन सब से ही ये जो 15 है लाइफ ऑन लैंड, कि उनको कैसे, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो या फिर जो एनवायरनमेंट है, ट्रीज़ हैं और सारी चीज़ों का उनका लाइफ कैसे सिक्योर रहे, उसका गोल है। फिर पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है ना कि जो पीस कैसे बनाना है, जस्टिस कैसे प्रोवाइड करना है, या फिर जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है वो नेशनल और इंटरनेशनल वो अच्छे से वर्क करे, ताकि ये जो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है, और ये जो जितने भी गोल्स हैं उससे अदर कंट्रीज मिलके कैसे पार्टनरशिप करे, ताकि ये जो है ना गोल, ये जितने भी गोल हैं वो सब जो अचीव करने में, एक तो जल्दी से जल्दी अचीव करने में हेल्प मिलेगा, और वो जो सस्टेनेबिलिटी जो प्रोवाइड होगा, ताकि ये जो गोल है वो अच्छे से अचीव हो पाए। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो इंडिया का जो 2015 में लिया गया था, और ये सारे जो 17 है वो 2015 से 30 तक ये जो गोल अचीव कर लेना है। अब ये देखते हैं दूसरा आर्टिकल, इंडिया विल नॉट बी बाउंड बाय कर्ब्स ऑन एनर्जी यूज, से सीनियर ऑफिशियल। तो ये न्यूज में क्यों है? एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 समिट, इंडिया वाज कॉन्स्पिशियसली एब्सेंट फ्रॉम लिस्ट ऑफ 118 कंट्रीज who signed on to a pledge to triple installed renewable energy capacity by 2030. New Delhi has also not signed another pledge or declaration on climate and health. तो ये बोला जा रहा है क्या कि जो 118 कंट्रीज ने, उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में साइन किया, लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया। तो ये आर्टिकल पहले भी था, हमने ये 1 दिसंबर को डिटेल में और 2 दिसंबर को भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का डिटेल में डिस्कशन किया है, और ये जो 3 दिसंबर को भी इसका 4 आर्टिकल था, तो हमने वो भी पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। और इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया, उसके 3 रीजन है। क्योंकि एक तो ये 2030 तक इसमें जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ये जो कंडीशन लगाया गया है कि 2030 तक उनको ये जो कार्बन है, जो कार्बन सिंक का जो कोल है, वो टोटली फेज आउट कर देना है, और फिर उसके बाद फॉसिल फ्यूल भी एकदम खत्म कर देना है, उसको यूज नहीं करना है बिल्कुल। तो इसलिए इंडिया ने साइन नहीं किया है, क्योंकि अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, और हमें अगर हम लोग जो भी क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट हो रहा है, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी का, लेकिन फिर भी हमें अभी तक हम लोग टोटली जो फॉसिल फ्यूल है और कोल को एकदम पूरे तरीके से हम लोग फेज आउट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अभी इंडिया ने साइन नहीं किया है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या है न्यू, कुछ जो भी नया पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं, इंडिया वाइल बीइंग कमिटेड टू एक्सपांडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, अभी इंडिया ने तो ये बोला ही है कि 2070 तक कि वो टोटली वो जो है वो कोल और फॉसिल फ्यूल को ये फेज आउट कर देगा, कि और वो लोग और पूरा स्विच कर जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी पे। Will not be bound a restriction on what kind of energy sources it can or cannot use, लीना नंदन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, टोल द हिंदू। उन्होंने बोला क्या कि इंडिया ने तो अपना ये जो है कमिटमेंट दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी वो लोग स्विच करेंगे, लेकिन उनको क्या यूज करना है और क्या नहीं यूज करना है, इसके लिए वो पाबंद नहीं है, कि उनको दूसरे कंट्री उनको ये नहीं बोलेंगे कि आपको यही यूज करना ही है।
On Saturday, conference of parties, India was conspicuously absent from list of 118 countries signed on to a pledge to triple installed renewable energy capacity by 2030. So the election was added as India was a proponent tripling energy capacity or beginning with a mention in G20 declaration text इन दिस सितंबर। तो ये जो है ना ये बात का स्टार्ट हुआ था G20 में ही कि ये जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग को यूज करना है और ये जो नो मेजर प्लेज है तो 123 कंट्रीज ऑन संडे नेमली डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। तो ये जो है 130 कंट्रीज जो है ना वहां पे साइन किया है और देखते हैं क्या कि द लेटर वाज ए प्रिकर्सर टू द फर्स्ट एवर हेल्थ डे ऑर्गेनाइज्ड एट ए क्लाइमेट समिट। और वहां पे जो है ना हेल्थ जो डे मनाया गया है और क्लाइमेट समिट का। तो और आगे देखते हैं कि क्या है द डिक्लेरेशन एनकरेजेस गवर्नमेंट to protect communities and prepare health care system to cope with climate related health impact such as extreme heat, एयर पॉल्यूशन एंड इन्फेक्शन डिजीज। तो ये जो है ये जो हेल्थ का जो समिट हुआ है वो किन चीजों पे फोकस कर रहा है? ये एक्सट्रीम हीट पे जिसकी वजह से जो जो हीट वेव हो रहा है और बहुत सारे जो पीपल से डाई हो रहे हैं मर रहे हैं कि ये जो हीट बहुत ज्यादा वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं और ये हीट वेव हो रहा है उसको वो लोग टैकल करेंगे एयर पॉल्यूशन को और जो इन्फेक्शियस डिजीज है जैसे वाटर बॉर्न डिजीज हो गया फिर जो एयर बॉर्न डिजीज है या फिर कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये सारी जो डिजीज है वो इन्फेक्शियस होते हैं एक तो वो हमें लगता ही है और ये जो है वो पीपल टू पीपल भी ट्रांसफर होता है। और ये भी देखते हैं बोथ ऑफ दीज टेक्स थ्रू स्टिल ड्राफ्ट एंड फार फ्रॉम हैविंग लीगल सैंक्टिटी एंड लिंक क्लाइमेट एंड हेल्थ गोल्स रेस्ट्रिक्टिंग फॉसिल फ्यूल्स इमिशंस है। और ये जो है ना वो सैंक्टिटी और ये जो क्लाइमेट है और हेल्थ गोल्स है उसको भी रेस्ट्रिक्ट करना है कि फॉसिल फ्यूल के इमिशन को वो कैसे रोक सके। अब देखते हैं क्या कि ये जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी है उसका काम है क्या ये जो रिन्यूएबल्स है डिप्लॉयमेंट मस्ट बी accompanied टू दिस डिकेड बाय ए रैपिड इंक्रीज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। अब जितना ज्यादा है ना वो एनर्जी एफिशिएंसी की जरूरत पड़ रही है उसमें ये क्योंकि इस डिकेड में जिस तरह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं या कोई भी कंट्री का ग्रोथ हो रहा है तो एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है इसीलिए कि वो लोग ज्यादा फोकस दे रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा वो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि उसको यूज करना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। इंडिया हैज ऑल्सो रिट्रेटेड इट्स राइट टू यूज कोल on the ground that its historical contribution to the carbon crisis has been negligible। अभी है कि वन ऑफ द पॉइंट ये भी है उनके इंडिया का नहीं साइन करने के लिए कि अभी वो है जो कोल यूज करेंगे क्योंकि जब ये जो कोल बढ़ गया है और जिसकी वजह से वो कार्बन जो है वो कार्बन का जो इतना ज्यादा लेवल बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इंडिया ने बोला है क्या कि ये जो बढ़ा है जो पहले की जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने यूज किया है क्योंकि पहले जो है इसमें इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ये कार्बन को ये जो कार्बन क्राइसिस है उसको बढ़ाने में उनका रोल एकदम नेग्लिजिबल है और एज बिलो ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा इमिशन 4%। और अभी भी जो भी वो यूज कर रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो ये उसमें भी इनका रोल बहुत ही नेग्लिजिबल है जितना जो एवरेज होना चाहिए उससे भी 4% है। तो इसीलिए अभी इंडिया ने साइन नहीं किया है। अब ये देखते हैं क्या कि इसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। द क्लाइमेट हेल्थ डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू accompanying प्रेस स्टेटमेंट फ्रॉम कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंसी मेंशन द नीड टू रिड्यूस द हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बियॉन्ड द हेल्थ सेक्टर एंड इंक्लूड न्यू इनिशिएटिव टू ड्राइव रैपिड डिकार्बोनाइजेशन टू रिड्यूस एमिशन। अभी क्या है कि इसके इमिशन को खत्म करके इसको जो है ना बहुत जल्द से जल्द डिकार्बोनाइजेशन करना चाहिए। मतलब कार्बन का कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े और उसकी वजह से क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा। और आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हर तरह की डिजीज जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है डिजीज बढ़ रहा है और सी लेवल राइज कर रहा है तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है।
और ये जो है, दो इट इज स्टिल अर्ली डेज ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 नेगोशिएशन विच इज expected to लास्ट एट लीस्ट अंटिल दिसंबर 12th दिस ईयर। तो ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वो 12th दिसंबर तक चलने वाली है। इंडिया वुड बी constructive but not at the cost of denying energy access to those at the margin of development। तो ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो कंस्ट्रक्टिव रोल तो प्ले करेगा, लेकिन ये नहीं कि वो जो है पूरा ही डिनाई कर दे कि वो एनर्जी का यूज नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्रीज है, इसको डेवलप करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी का यूज करना जरूरी ही है। और ये भी देखते हैं क्या कि अकॉर्डिंग टू इंडियाज लेटेस्ट कम्युनिकेशन टू द यूनाइटेड नेशन, और ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन इंक्रीज्ड 4% फ्रॉम 2016 टू 2019 टू 2.6 बिलियन टन्स ऑफ CO2। तो अभी जब है यूनाइटेड नेशन से जब इसकी कम्युनिकेशन हुई, तो ये पता लगा कि ये जो 2016 से जो 19 है, तो उसमें 4% इंक्रीज हुआ है 2.6 बिलियन टन्स ऑफ CO2 का। और फिर जो एनर्जी सेक्टर है कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट ऑफ द ओवरऑल एंथ्रोपोजेनिक। तो अब ये जो एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है कि जो ह्यूमन के कारण जो कॉज बढ़ता है, ये एक तो नेचुरल होता है और एक एंथ्रोपोजेनिक होता है। तो एंथ्रोपोजेनिक इमिशन मतलब कि जो पीपल्स ने यूज करके या पीपल्स ने कंज्यूम करके या फिर पीपल्स के वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है, उसको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। और फॉलोड बाय एग्रीकल्चर 13.44%, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज सेक्टर 8.4% एंड वेस्ट 2.34%। तो इन सारी चीजों की वजह से जो 75.81% है वो एंथ्रोपोजेनिक इमिशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, और बाकी जो एग्रीकल्चर की वजह से 13.44% और इंडस्ट्रियल प्रोसेस और प्रोडक्ट यूज की वजह से 8.4% एंड जो वेस्ट है उसकी वजह से 2.34%। तो ये सारी चीजें अभी कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है इतना। तो अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल्स पे। तो अब देखते हैं ये 135 चाइनीज बोट्स स्पॉटेड नियर रीफ ऑफ फिलीपींस। तो ये देखते हैं कि कौन सी क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। The Philippines said on Sunday more than 135 Chinese vessels were swarming ए रीफ ऑफ इट्स कोस्ट। और ये जो 135 चाइनीज वेसल्स है वो वहां पे और जो फिलीपींस के कोस्ट पे वो लोग तैनात हो गई हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे जो फिलीपींस है वहां की जो टेरिटरी है उसको कब्जा करना चाहते हैं, और चाइनीज का ये बोलना है कि ये जो टेरिटरी है, ये जो जगह है, ये साउथ चाइना सी के अंडर आता है और ये चाइनीज के अंडर आता है। इसीलिए the Chinese boats were dispersed and scattered within the or boomerang shaped or with some reef which the फिलीपींस कॉल से जूलियन फेलिप रीफ, जिसको ये जो है ना, ये जो चाइनीज है वो बूमेरांग शेप में फैल गए हैं जितने भी चाइनीज का जो बोट है वो सब। तो वहां पे उस जगह पे जिसको ये लोग जो फिलिपिनियन है वो जूलियन फेलिप रीफ कहते हैं, अराउंड 320 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पलावन आइलैंड। और हम लोग अभी मैप में देखेंगे कि ये जो पलावन आइलैंड कहाँ पे है। और जैसे ये रहा फिलीपींस का मैप है, तो ये यहाँ पे ये जो पलावन आइलैंड है, यहाँ पे चाइनीज के जो 135 जो है 135 जो चाइनीज के जो वेसल्स है वो वहां पे बुमरैंग शेप में फैल गए हैं। और यहीं पे देखते हैं जैसे फिलीपींस है उसकी कंट्री जो जो ये जो फिलीपींस है उसका कैपिटल है मनीला। और फिर यहाँ पे सुलू सुलू सी है, फिर यहाँ पे और ये सुलू आर्कीपेलागो है, फिर यहीं पे मोरो गल्फ है, फिर फिर देखते हैं कि सेलेब सी है यहाँ पे, और दावो ये जो दबाओ गल्फ है वो है यहाँ पे, ये साउथ चाइना सी यहाँ पे है। इसीलिए ये लोग यहाँ पे बुमरैंग शेप में फैल गए हैं। और ये रहा पलवान, ये डिस्कस कर लिया हमने। फिर यहीं पे लूजोन है, ये पैसिफिक ओशियन हो गया, ये फिलीपीन सी यहीं पे है। क्योंकि ये सारे जो कुछ टर्म है जो यूपीएससी में दे देता है, जो हमने पहले सुना नहीं है देखा नहीं है, तो ये जो सारे टर्म है, तो इसलिए हम लोग साथ के साथ डिस्कस कर ले रहे हैं कि अगर एग्जाम में आता भी है ना, तो ये जैसे जैसे कंट्री आती जाएगी न्यूज़पेपर में, मैं साथ के साथ उसका मैप भी करवाते चलूंगी ताकि हमारा मैप का भी अच्छा खासा रिविजन हो जाए। और ये जो मनीला बे है यहाँ पे,
तो ये हमने देख लिया। और ये जो है ना पलवान, यहाँ पे ये लोगों ने, जितने भी चाइनीज़ हैं, उन्होंने अपने बुमराह शेप में अपने वेसल्स को फैला दिया है। और ये देखते हैं, व्हाइटस्टोन रीफ इज मोर देन 1000 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट मेजर चाइनीज लैंडमार्क्स ऑफ, जो हैनाम आइलैंड है वहां पे। तो ये जो चाइना का जो है ना, वो वहां पे जो व्हाइटस्टोन और जो विटसुन रीफ है, वो 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। The Philippines said it counted 111 Chinese maritime और militia vessels। और ये जो है वहां पे जो मिलिटिया, चाइनीज का जो मिलिटिया वेसल्स है वो भी फैल रहा है। नवंबर 13 को भी उन्होंने देखा था। When the Coast Guard deployed 2 patrol boats to the area on Saturday, the number had increased more than 135। तो ये बोला जा रहा है कि जब वहां के जो कोस्ट गार्ड है, उन्होंने जब देखा कि नवंबर 13 को, तो वहां पे 111 चाइनीज मिलिटिया थे, वेसल थे, लेकिन अभी क्या है, 135 पे इंक्रीज हो गया है। तो वो लोग धीरे धीरे वहां उस जगह को कैप्चर करना चाह रहे हैं, इसीलिए वहां पे अपना वो वेसल और मिलिट्री बढ़ा रहे हैं। नो रिस्पॉन्स वॉज मेड टू रेडियो चैलेंजेस इशूड बाई पीसीजी, जो फिलीपींस कोस्ट गार्ड है, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है टू द सीएमएम वेसल्स विच इज नाउ एस्टिमेटेड टू हैव ग्रोन मोर देन 135 वेसल्स डिस्पर्स्ड एंड स्कैटर्ड विद जूलियन फिलिप रीफ में। और जो मिलिटिया कोस्ट गार्ड है, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि बोट प्रेजेंस इन द रीजन एज अलार्मिंग एंड इलीगल। और ये भी बोल रहे हैं क्या कि ये जो जो टेरिटरी है वो फिलीपींस के अंदर आती है, लेकिन फिर भी वहां पे वो लोग अपना मिलिट्री और वेसल्स को फैला दिया है चाइनीज ने। तो वो जो रीजन है वो एक तो अलार्मिंग है और इलीगल भी है, क्योंकि वो टेरिटरी फिलीपींस के अंदर आती है। और ये जो है ना, बीजिंग क्लेम्स मोस्ट ऑफ द साउथ चाइना सी इंक्लूडिंग वाटर एंड आइलैंड क्लोज टू शोर्स ऑफ इट्स नेबर एंड has ignored an international tribunal decision that its assertion has no legal basis। और ये जो है चाइनीज ने ये बोल दिया है कि जितने भी साउथ चाइना सी में जितने भी आइलैंड आते हैं और जो जगह है वो चाइना को ही बिलोंग करता है। और उसने जो इंटरनेशनल जो ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है या फिर जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनका भी बात मानने से इनकार कर दिया है। ये तो अब हमने सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग इसको देखिए और मैप का प्रैक्टिस कीजिए, और फिर ये सारे को आप लोग रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर फर्दर अगर ये जैसे फिलीपींस का जो टर्म है या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और ये सारी चीजें जो न्यूज आपको दोबारा हम लोग पढ़ेंगे तो वो लगेगा कि हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि पहले से हमने इसको डिटेल में अभी अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसी तरह आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। And thank you very much।